अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार पानी पे होता है। पानी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी भी वहाँ होती है। ये हमारे सिंध की खुशकिस्मती है कि सिंध का नहरी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन और बड़े नहरी निज़ामों में से एक है। यहाँ पे कई 3 बैराजेज़ हैं, कई कैनाल्स हैं। वहाँ से तकरीबन 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पे ये पकड़ा हुआ है और कई इनसे कैनाल निकलते हैं जहाँ से एग्रीकल्चर हमारे ज़मीन की जो मईशत है उसमें इजाफे में मदद करती है। आज हम इस सिलसिले में एक हमारी खुशकिस्मती है कि सिंध के इरीगेशन के मिनिस्टर याम खान शुरू साहब के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने थोड़े वक्त में अपने सेक्रेटरी ज़रीफ़ खान के साथ मिलके अपना ऐसा काम किया है कि पूरा सिस्टम ऑफ इरीगेशन को चेंज कर दिया है। इसी सिलसिले में आज हम उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याम खान शुरू साहब। याम खान शुरू साहब, आपको जब ये सिस्टम ऑफ इरीगेशन हमारा पर्टिकुलरली अंग्रेज़ के ज़माने से मिला और वो पाकिस्तान में और फिर सिंध में आया, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हुई और उसके बाद कैसे कैनाल्स बनाए गए और ये पानी का सिस्टम जो कि दुनिया का हमारा इरीगेशन का सबसे बड़ा निज़ाम है, इसके हवाले से ब्रीफली हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, जब 47 में हमारा मुल्क बना, उस वक्त हमारे पास सिंध के अंदर एक बैराज था, सखर बैराज, और उसके साथ ड्रेनेज का नेटवर्क नहीं था। जो ज़मींदार हैं उनको इस बात का एहसास है और अहमियत का भी पता है कि पानी, इरिगेशन के पानी के साथ जो ज़मीन सैरियाब करता है उसके साथ उतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ड्रेनेज का होना। जी जी। लेकिन अगर हम कह दें सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर में, ज़मींदारी में चीज़ होती है, पानी फर्स्ट, पर सेकंड ड्रेनेज ज़रूर होता है। अगर ड्रेनेज नहीं होता तो बारिशों में आपकी ज़मीनें डूब जाती हैं, वाटर लॉक्ड हो जाती हैं, ज़मीनें ज़रखेज़ी से बर्बादी की तरफ, या वो ज़रखेज़ ज़मीनें नहीं रहती हमारी। तो सखर बैराज के साथ ड्रेनेज नेटवर्क एड नहीं था, बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद 2 बैराजेस हमारे बाद में बने, बिल्कुल, गुड्डू और कोटड़ी। कोटड़ी बैराज जामशुरो के मकाम पे कोटड़ी, और गुड्डू हमारा बैराज बना तंदकोट कश्मीर के ऊपर। और उन बैराजों के साथ हमें ड्रेनेज नेटवर्क ऐड करना पड़ा है, कुछ कर चुके हैं। अब तीनों बैराजों की जो कमांड एरिया है वो 1 करोड़ 20 लाख एकड़ जैसे मैंने बताया है, और 14 कैनाल्स हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बैराज के साथ जहाँ जहाँ पे है ड्रेनेज नेटवर्क ऐड करें। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि ड्रेनेज की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक नई रीजन कायम की है। नई रीजन मीन्स चीफ इंजीनियर, हमने लोअर सिंध पहली दफ़ा यहाँ पे ड्रेनेज नेटवर्क कायम जो था, या जो नई एडिशन हो रही है, वो लोअर सिंध के साथ हमने किया है। अच्छा। इसी तरह से ड्रेनेज नेटवर्क की इम्पोर्टेंस को देखते हुए जब हमने वाटर पॉलिसी बनाई, उस वाटर पॉलिसी में हमने एम्फेसाइज किया कि जो ड्रेनेज है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा हमारी, और ड्रेनेज की रीजन्स और ड्रेनेज की हायरार्की पूरी हम बनाएंगे, जिस तरह ड्रेनेज को एफिशिएंटली हम मॉनिटर भी कर सकें और इम्प्लीमेंट भी कर सकें, और उसमें एग्रीकल्चर यील्ड के ऊपर, पैदावार के ऊपर वो फ़र्क है जो ड्रेनेज की वजह से नहीं दे। इस वक्त हमारे पास 50% ज़मीन के ऊपर हम ड्रेनेज नेटवर्क दे सकें। इसी तरह उमरकोट के अंदर एक हमने ड्रेनेज नेटवर्क बना रहे हैं, जो पानी दरिया हाकड़ों के थ्रू, जो एलबीओडी के थ्रू समंदर तक पानी जाता है, उस नेटवर्क को बेहतर कर रहे हैं। इसी तरह से ड्रेनेज को बेहतर करने के लिए एलबीओडी पे हमने एक रेगुलेटर लगाया है, जो शकूर ढंड तक पूरा जो पुराना एबरडन दरिया था, पुराना ढोरो था, उसको हमने रिस्टोर करके, जो शकूर आधी झील जो हमारी है वो इंडिया के अंदर है, आधी पाकिस्तान के अंदर है, उसको रिस्टोर किया गया है कि एलबीओडी एफिशिएंटली पानी ले सके। इसी तरह से जो ढोरो हाकरो है वो एलबीओडी उसको जगह नहीं देती थी, क्योंकि एलबीओडी ऊपर बहती है और हाकरो नीचे था। अब हाकरो को भी पैरेलल हम पुरान से ऐड कर रहे हैं, जिसका काम तेज़ी से जारी है। इसी तरह से सुनी ढोरो जो है शेदातपुर और पुराना जो हिस्टोरिकल वाटरवे था हमारा, दरिया सिंध बहता, तो सुनी ढोरो को हमने रिस्टोर करके और उसको एलबीओडी से कनेक्ट किया है। कि 5.5 लाख एकड़ ज़मीन जो टंडो आदम शेदातपुर की है,
वो मुस्तफ़ीद होगी। उनकी ड्रेनेज का जो पानी है वो फंसा रहता था ढोरों के, वो टंडो आदम रोड से भी आपको नज़र आता होगा बिल्कुल। जब आप सांगड़ जाते होंगे तो। उसको रेस्टोर किया गया है कि ये 5.5 लाख एकड़ ज़मीन हमारी। उसके हवाले से जब हमने वाटर पॉलिसी बनाई, और वाटर पॉलिसी के बाद हमने वाटर पॉलिसी में ये लिखा था कि खाली इरिगेशन नहीं, खाली ड्रेनेज सिस्टम नहीं, लेकिन हमारी वो क्रीक्स जो समंदर के साथ डेल्टा था उसके लिए भी रीजन बनाएंगे। वो हमारे पानी के जो जिनको हम अपने नए बोलते हैं, जो पहाड़ों से पानी लेके समंदर तक आते हैं, उनके लिए कोई भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क नहीं था। उस एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क को भी लेके आए। मसलन मली रिवर कराची के अंदर लियारी रिवर है, और उसके छोटे बड़े उसकी कैचमेंट है या नहरें हैं। लियारी रिवर, मली रिवर बहुत बड़ी रिवर है। अब देखें इसमें थदो नालो भी आके गिरता है, दूसरे छोटे बड़े जो नाले हैं, और जो डैम्स हमने बनाए हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 200 छोटे बड़े डैम बनाए हैं, जिससे तकरीबन कोई 5 लाख एकड़ ज़मीन अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और वो उस जगह पे ज़मीन है, वो ज़मीन नॉन कमांड एरिया है। नॉन कमांड एरिया का मकसद वो जहाँ पे दरिया का पानी पहुँच नहीं पाता। वो कौन से एरिया है? कोस्तान का एरिया हो गया, थरपारकर का एरिया हो गया, डेजर्ट का। वहाँ पे हमने डैम्स के थ्रू पानी रिचार्ज किया है, जहाँ पे उनको भी हमें नेटवर्क में इरिगेशन हायरार्की में लेके आने के लिए हमने वाटर पॉलिसी के तहत का हमने इनके के ऊपर भी अपनी एक हायरार्की बनाएंगे। कल ये वाटर वेज कोई बंद न कर सके। इन जो नहरें हैं, जैसे मैंने आपको लियारी और मलीर की दी, इस तरह से बहुत बड़ी नहरें हैं। नए गाज की नहरें हैं, इसी तरह से नए बारान हमारी जाके कोटड़ी से ऊपर जाके दरियाई सिंध में मिलती है, इनकी भी रेगुलेट कर सकें, इनको भी हम क्लाइमेट चेंज से बचा पाएँ, इनकी भी रीजन। और उसको हमने वाटर पॉलिसी में ऐड करके जो अब वाटर लॉ बन रहा है, उस वाटर लॉ में इरिगेशन के साथ इन चीज़ों को भी कंसीडर कर रहे हैं। जो 100 साल पुराना हमारा कानून है उसको अपडेट हम कर रहे हैं। काफ़ी काम हो चुका है, इंशाल्लाह जल्द उसको कैबिनेट में लेके आएंगे। वाटर पॉलिसी का फिर ये स्ट्रक्चर के हवाले से जो काम हो रहा है ड्रेनेज का, वे ये उसको भी स्मूथली काम जारी है। जी, वाटर पॉलिसी हमने अप्रूव करवाई थी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आए थे। और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो इस इरिगेशन के ऊपर जो काम आजकल यहाँ पे अगर कोई बंदा कर रहा है, उसका नाम आसफ अली जरदारी है। उसका बहुत बड़ा विजन है कि किस तरह इरिगेशन नेटवर्क को बेहतर, क्योंकि वो खुद ज़मींदार भी है, और उसको इस बात का एहसास है कि किस तरह से जो हमारा हारी है, जो ज़मींदार है, जो एग्रीकल्चर है, वो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकती है। आज तक हम कंफ्यूज हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी है क्या, लेकिन ज़मींदारों का ये बिलीव है, हम इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान में आज भी सबसे बड़ा ड्राइविंग जो फोर्स है पाकिस्तान की इकॉनमी को निकालने का, वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर, बिल्कुल। अच्छा जाम साहब, ये एक ज़रा जो आवाम की आवाज़ है कि उससे भी मैं आपसे ज़रा फ़ायदा उठाऊं, कि वो भी आपसे बात करूं, कि जो असर रसूख वाले लोग होते हैं वो कैनाल को कट देते हैं। कट देने के बाद वो पानी अपनी ज़मीनों को तो सैराब कर लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ मसला होता है। एज अ मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन, इस किस्म के जो गलत चीज़ें हैं, आपने क्या इक़दाम उठाए हैं और इस पर किस हद तक कमी आई? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो लाइनिंग का प्रपोज़ल है, जो 4000 किलोमीटर लाइनिंग की है, उन लाइनिंग के साथ हम ये कर रहे हैं कि आरसीसी जो वाटर कोर्सेस हैं, उनको आरसीसी आउटलेट्स कर रहे हैं, जिस तरह से जो किसी डिस्ट्रीब्यूट से कैनाल का जो फेस है जहाँ से निकलता है, उसमें जाके मैंने जब कैनाल लाइन हो जाता है और उसके साथ वो वाटर कोर्स का जो फेस है या जहाँ से उसका मुंह बोलते हैं, वो भी हम आरसीसी कर देते हैं। बिल्कुल। तो आरसीसी करने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है उसको तोड़ना, जिसको आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, नो डाउट। और उसके बाद वो कोशिश करते हैं, कोई पाइप लगाते हैं जिनके ऊपर रेगुलर बुनियादों पे कोशिश होती रहती है। मैं यही कह रहा हूँ कि 22,000 किलोमीटर के एरिया के ऊपर लोग खड़े करना मुश्किल होता है। उसके बाद लोगों ये कहते हैं कि लोग अपना कोई रोल प्ले करें, वो अनफॉर्चुनेट होगा कि हम प्ले नहीं कर रहे होते। अगर सोसाइटी किसी ज़माने में ये हुआ करती थी कि फैमिली के अंदर या अड़ोस पड़ोस के अंदर
अगर कोई घर भूखा सो रहा है तो सब लोग मिलके मदद करते थे। नो डाउट, बिल्कुल। अब तो हालत ये हो चुकी है कि एक ही वाटर कोर्स पे एक बड़ा भाई है, अगर वो शुरू में बैठा हुआ है वो कहता है कि सारा पानी मैं ले जाऊं, जो टेल पे मेरा छोटा भाई या दूसरा भाई बैठा हुआ है उसको भले सूख जाए। इस कंडीशन में एहसास खत्म हो गया है। एहसास खत्म हुआ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हुआ करती थी लोगों एक में, दूसरे की मदद वो खत्म हो मदद वो खत्म हो रही है। और आप 22,000 किलोमीटर एरिया के ऊपर लोग खड़े करना मसला होता लेकिन है। बहरहाल आपने कोशिश पूरी की है। 4,000 किलोमीटर के जहाँ जहाँ नेटवर्क बना रहे हैं उसके साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं, लाजम कर रहे हैं कि वहाँ पे वाटर कोर्स का जो मुंह है जहाँ से वो वाटर ड्रा करता है जी जी, वो आरसीसी किया जाए, और उससे बहुत बड़ा इम्पेक्ट आया है। लास्ट ईयर बहुत कुछ सैलाब की तवक्को की जा रही थी, लोग डरे हुए थे, लेकिन आप और आपकी टीम ने जो है मिलके सेक्रेटरी साहब के साथ कि दिन रात एक करके आप लोगों ने पानी का देखा और बहुत बारिशें भी पड़ी, अल्लाह की मेहरबानी से सेफली गुजर गया। आपके नॉलेज में है कि ग्लोबल वार्मिंग और अपना क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान भी अफेक्टेड है। तो कमिंग ईयर्स में अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की कोई सूरत हाल हो जाती है, इसके लिए अभी से आपने क्या प्रिकॉशनरी मेयर्स किए? देखिए, हर नेटवर्क की एक कैपेसिटी होती है। बिल्कुल। आपकी कैमरा के अंदर स्टोरेज की एक कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के बाद ये नहीं चलेगा। केनाल्स की, बैराजेस की एक कैपेसिटी बनाई हुई है कि ये मैन मेड इंटरवेंशंस के थ्रू जो हमने कैनाल या बैराज बनाए हैं इनकी एक कैपेसिटी है। अल्लाह करेगा हमारी कि वो कैपेसिटी जो है वो हम उसी के कोशिश अंदर में। करते। हाँ, अगर जैसे 2022 के फ्लड्स कैपेसिटी के जो रेन फीड फ्लड थे जो बलूचिस्तान और हमारी से जनरेट हुए थे, जी जी। इतनी बड़ी मिक़दार में, क्वांटिटी में बारिशें हुई कि वो हमारे जो डाइक्स थे, बंद थे, वो सस्टेन नहीं कर पाते। कोशिश हमारी ये है कि इस पर एसओपी जो कैपेसिटी है उसकी लेवल के ऊपर हम मेंटेन करें। जो लास्ट ईयर के भी फ्लड थे उसमें अल्लाह का करम था कि सारे जो बारिशें हुई या जो दरिया के अंदर पानी आया जी, उस वक्त तो रिवर राइन फ्लड का हमें खतरा था। और रिवर राइन फ्लड में हम पानी जो हमारी कैपेसिटी बैराज जो थी उससे कम आया है। लेकिन हमने प्रिपरेशन हाई फ्लड की हुई थी, सुपर फ्लड की हम हाई फ्लड भी ना कहें, सुपर फ्लड की तैयारी की हुई थी, क्योंकि अचानक से चनाब दरिया के अंदर पानी आया था। और वो चनाब ईस्टर्न रिवर जो हमने इंडिया को दे भी दी थी, और रावी में भी पानी आया है, सतलज में भी आया है। तो ब्यास जो है वो इंडिया के अंदर ही हरीके के मकाम पर वो मिल जाता है दरियाए सतलज के अंदर। तो तीनों दरिया पानी लेके आए, पहले इंडिया में तबाही आई है, फिर यहाँ पे चौथा दरिया चनाब, रावी, सतलज, ब्यास और चनाब, इन दरियाओं में पानी आया। और जो झेलम और इंडस रिवर था इसमें सूरत हाल नॉर्मल थी, लेकिन हमें डर ये था कि अगर उनमें भी कोई हाई फ्लड आ जाता है तो फिर सिंध के लिए बहुत मसला। लेकिन वो पानी पंजाब के अंदर मुख्तलिफ वहाँ पे ब्रीचेस पड़े, पानी फैला, और फिर जब सिंध में दाखिल हुआ तो वो लेकिन हमने जो प्रिपरेशन की हुई थी वो सुपर फ्लड की हुई थी। सुपर फ्लड की एसओपी के अंदर हमने जहाँ जहाँ माइल्स के ऊपर एसओपी लांढियाँ लगानी थी, जिनको हम चेक पोस्ट बोल सकते हैं, वो भी लगाई गई। डंप किया गया स्टोन, जहाँ जहाँ पे हमें इस पर प्रोग्रेस के अंदर थे, ऑलरेडी बना रहे थे, हमें उनको हमने कोशिश की कि उसको स्ट्रेंथन करें, क्योंकि वो प्रोग्रेस के अंदर थे। जी जी। और जहाँ जहाँ पे हमें फ्लड फाइटिंग की ज़रूरत पड़ी, वो स्पेशली लाड़काना के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फ्लड फाइटिंग हमें करना पड़ी। इसी तरह कंडियारों में, मुख्तलिफ और शहरों में भी ये हुआ। शहीद बेनज़ीर आबाद में मड के ऊपर था, या हाला के अंदर भांडोट था, इसी तरह टंडो मोहम्मद खान में हाजीपुर था। तो ये वो पॉइंट्स थी जहाँ पे हमने अपनी तैयारी कर रखी थी और फ्लड फाइटिंग की। अब भी माशाल्लाह ऐसी सूरत हाल है कि आप उनको मुंह दे सकते हैं। देखिए, मैंने आपको यही कहा कि कुदरती आफत जब वो तो आती अलग बात है, तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन देखें, ये मैं कह सकता हूँ आपको कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है,
और उन्होंने मुख्तलिफ टाइमों पे ये प्रूव किया है, वो 22 के फ्लड हों उसमें भी उन्होंने प्रूव 2010 के हों, 10 के फ्लड हों, 76 में भी किया गया। और इसी तरह से 2022 के फ्लड में जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, यूएन के जनरल सेक्रेटरी आए थे, जी जी जी, तो उन्होंने जब फ्लाई कर रहे थे तो सीएम साहब को उन्होंने कहा कि ये जो बारिश का पानी है, सितंबर का महीना था अब जब, तो ये बारिश का पानी मुझे नहीं लगता सालों तक निकल सकेगा सिंध के। कंबर शहदाद कोट की बात करें, केन शाह हमारा डूब गया था, मेहर, तो ये पानी निकल सकेगा। तो सीएम साहब ने कहा नहीं सर, इंशाल्लाह इसको ये पानी विदिन 2 मंथ्स निकालेंगे भी सही, और इस पानी के बाद हम गंदम लगाएंगे, क्योंकि परेशानी ये थी कि गंदम नहीं लग सकेगी तो इतने बड़े लोगों को किस तरह हम फीड कर पाएंगे। सही। प्राइम मिनिस्टर भी परेशान था कि पाकिस्तान में गंदम वैसे ही इतनी उगती है, अगर अच्छा फसल हो जाए तो इतना होता है कि हमारे खाने जितना होता है। बिल्कुल, अगर इतने बड़े सिंध के अंदर बहरान आ जाता है तो हमें गंदम भी मंगवानी पड़ेगी। तो सीएम साहब ने कहा सिंध के लोग रेजिलेंट लोग हैं, और डिपार्टमेंट हमारा इरिगेशन हमेशा प्रूफ किया है, इंशाल्लाह ताला हम ये पानी निकालेंगे। निकाल के और पानी दोबारा 4500 छोटे बड़े ब्रीचेस थे उस वक्त, कैनाल्स में, माइनर्स में, वाटर कोर्सेज में। उन्होंने कहा किस तरह आप ये रेस्टोर करेंगे, तो वो रेस्टोर भी हुए, पानी भी मिला। गंदम की काश्त 2022 में सबसे अच्छी गंदम की काश्त जो थी, माशाल्लाह, रिकॉर्ड फसल हुआ। तो लोगों की कैपेसिटी, सिंध के लोग के जो कुछ लोग हमें हमेशा ताना देते हैं कि टैलेंटेड लोग हैं सिंध, सही, रेजिलेंट लोग हैं, मेहनत कश हैं, हिम्मत वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी खुशी हुई कि आपसे बात हुई। नाजरीन, आपने याम खान शोरो साहब जो वज़ीर इरिगेशन है सिंध गवर्नमेंट के, उसकी हौसला अफजा गुफ्तगू सुनी, और लाइनिंग के हवाले से जो बात की इन्होंने, तो मेन मसला जो था, जो पानी ज़ाया होता था, एक तो वो भी बच जाएगा, और जो चोरी होती थी जो अपने असर रसूख से या कुछ, उसको भी फेस करने के लिए ऐसे जदीद इंतज़ाम किए गए हैं ताकि गरीबों तक, टेल तक पानी पहुँचे। और खुदा न खास्ता, क्योंकि आफतें आना ना आना ये अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी सूरत हाई, तो मिनिस्टर साहब अपने टीम के साथ विजिलेंट हैं, और इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे में हो जाएंगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।